आदाब, अभिनंदन, आभार, सलाम, नमस्कार। मैं हूं आप सबका प्यारा मोहम्मद यामीन। दोस्तों, भारत के प्रमुख समाज सेवी एवं नेताओं की कड़ी में आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं भारत रत्न से सम्मानित ऐसी महान विभूति को, जिन्होंने देश के स्वतंत्रता संग्राम में स्वयं को पूरी तरह समर्पित कर दिया, जिन्होंने अपना पूरा जीवन भारतीयता और ग्रामीण परिवेश की मर्यादा में बिता दिया। वे भारत के किसान राजनेता थे। उनके द्वारा तैयार किया गया जमींदारी उन्मूलन विधेयक राज्य के कल्याणकारी सिद्धांत पर आधारित था, जिससे जमींदारी प्रथा का उन्मूलन हुआ और गरीबों को अधिकार मिला। किसानों के हित में उन्होंने उत्तर प्रदेश भूमि संरक्षण कानून को पारित कराया। किसान और मजदूरों के लिए किए गए ऐसे अनेक महत्वपूर्ण कार्यों के कारण उन्हें किसानों का मसीहा कहा जाने लगा। वे उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री रहे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत के 5वें प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी के बारे में, जो आज ही के दिन यानी 23 दिसंबर 1902 को उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले की हापुड़ तहसील की बाबूगढ़ छावनी के निकट नूरपुर गांव में हुआ था। उनके जन्म में के 6 वर्ष बाद उनके पिता मीर सिंह परिवार सहित नूरपुर से जानी खुर्द के पास भूपगढ़ी आकर बस गए। यहीं के परिवेश में चौधरी चरण सिंह के नन्हे हृदय में गांव गरीब किसान के शोषण के खिलाफ संघर्ष का बीजारोपण हुआ। उनकी ईमानदारी के बारे में बताना चाहूँगा। 1928 में आगरा यूनिवर्सिटी से कानून की शिक्षा लेकर चौधरी चरण सिंह ने ईमानदारी, साफगोई और कर्तव्य निष्ठापूर्वक वकालत शुरू की। सबसे ख़ास बात यह थी कि वकालत जैसे व्यावसायिक पेशे में भी चौधरी चरण सिंह उन्हीं मुकदमों की पैरवी करते थे जिनमें मुवक्किल का पक्ष न्यायपूर्ण होता था। स्वतंत्रता आंदोलन के समय 1929 में लाहौर कांग्रेस के अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के उद्घोष से प्रभावित होकर युवा चरण सिंह ने गाजियाबाद में कांग्रेस कमेटी का गठन किया। 1930 में गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत नमक कानून तोड़ो आह्वान के समय जब दांडी मार्च किया गया, तो आज़ादी के दीवाने चरण सिंह ने गाजियाबाद की सीमा पर बहने वाली हिंडन नदी पर नमक बनाया, जिस कारण उनको 6 माह की सजा हुई। और जेल वापसी के बाद चौधरी चरण सिंह ने गांधी जी के नेतृत्व में स्वयं को पूरी तरह स्वतंत्रता संग्राम में समर्पित कर दिया। 1940 के व्यक्तिगत सत्याग्रह में भी चरण सिंह गिरफ्तार हुए और 1942 में 9 अगस्त को, जब अगस्त क्रांति के माहौल में गांधी जी ने करो या मरो अंग्रेज भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान किया, तो युवक चरण सिंह ने भूमिगत होकर मेरठ कमिश्नरी के अनेक गांवों में क्रांतिकारी साथियों के साथ मिलकर ब्रिटानिया हुकूमत को बार बार चुनौती दी। एक तरफ अंग्रेज पुलिस चरण सिंह की टोह लेती, तो वहीं दूसरी तरफ युवक चरण सिंह जनता के बीच सभाएं करके निकल जाते थे। आखिरकार एक दिन पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर ही लिया और उन्हें 1.5 वर्ष की सजा हुई। जेल में ही उन्होंने एक पुस्तक शिष्टाचार लिखी, जो भारतीय संस्कृति और समाज के शिष्टाचार के नियमों का एक बहुमूल्य दस्तावेज है। 1937 में चुनाव हुए तो बागपत से चौधरी चरण सिंह जी विधानसभा के लिए चुने गए। विधानसभा में किसानों की फसल से संबंधित एक बिल पेश किया गया। ये उस वक्त का क्रांतिकारी बिल था जब ब्रिटिश सरकार ने भारतीय किसानों को ही सबसे ज़्यादा चोट पहुंचाई थी। अंग्रेजी सरकार ने मुगलिया टैक्स सिस्टम को हटाकर बेहद क्रूर सिस्टम लागू किया था। भारत में इसकी वजह से बहुत गरीबी फैल गई थी। वे जातिवाद के कट्टर विरोधी थे और उनके प्रयासों का असर था कि 1948 में उत्तर प्रदेश में राजस्व विभाग ने सरकारी कागजों में जोत मालिकों की जाति नहीं लिखने का फैसला लिया। उन्होंने गोविंद वल्लभ पंत को पत्र लिखकर 1948 में मांग की थी कि अगर शैक्षिक संस्थाओं के नाम से जाति सूचक शब्द नहीं हटाए जाते तो उनका अनुदान बंद कर दिया जाए। हालांकि यह मसला टलता रहा, लेकिन जब वे 1967 में खुद मुख्यमंत्री बने तो सरकारी अनुदान लेने वाली शिक्षा और सामाजिक संस्थाओं को अपने नामों के आगे से जाति सूचक शब्द हटाने पड़े। उन्होंने 1939 में कर्जा माफी विधेयक पास करवाकर किसानों के खेतों की नीलामी रुकवाई।
चौधरी चरण सिंह जी 1952, 1962 और 1967 की विधानसभा में जीते थे। गोविंद वल्लभ पंत की सरकार में पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी रहे। रेवेन्यू, लॉ, इंफॉर्मेशन, हेल्थ आदि कई मिनिस्ट्री में भी रहे। 1967 में चौधरी चरण सिंह जी ने कांग्रेस पार्टी छोड़कर भारतीय क्रांति दल नाम से अपनी पार्टी बना ली। उत्तर प्रदेश में पहली बार कांग्रेस हारी और वो 3 अप्रैल 1967 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। 17 अप्रैल 1968 को उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। मध्यावधि चुनाव हुए और उन्हें अच्छी सफलता मिली और दोबारा 17 फरवरी 1970 को वे मुख्यमंत्री बने। उसके बाद वो केंद्र सरकार में गृह मंत्री बने तो उन्होंने मंडल और अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना की। इसके बाद इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी। तब देश में माहौल गड़बड़ हो गया था। 1975 में इंदिरा गांधी ने विवादास्पद फैसला लिया और इमरजेंसी लगा दी। चौधरी चरण सिंह जी भी जेल में डाल दिए गए। जेल में विरोधी पक्ष लामबंद हो गया और 1977 में लोकसभा के चुनाव हुए और देश में पहली बार गैर कांग्रेसी पार्टियों ने मिलकर सरकार बनाई। मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने। चौधरी चरण सिंह जी इस सरकार में उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री रहे। वित्त मंत्री भी बने। चौधरी साहब को मोरारजी देसाई की नीति पसंद नहीं आई क्योंकि चौधरी साहब का गरीब, किसान, मजदूर एजेंडा मोरारजी को नापसंद था। फिर भी चौधरी साहब के कारण जनता पार्टी के चुनाव घोषणा पत्र में कृषि को सबसे अधिक प्राथमिकता और किसानों को उपज के वाजिब दाम का भी वायदा किया गया। गांव के लोहार और बुनकर से लेकर कुम्हारों और अन्य कारीगरों के उत्थान का भी खाका बुना गया। 1979 में वित्त मंत्री और उप प्रधानमंत्री रहने के दौरान उन्होंने राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड की स्थापना कराई और वित्त मंत्री रहते हुए ही खाद और डीजल के दामों को कंट्रोल किया। खेती की मशीनों पर टैक्स कम किया। इनके अलावा कृषि जिन्सों की अंतर्राज्यीय आवाजाही पर रोक हटा दी। लेकिन इसी वजह से जनता पार्टी में कलह हुई और मोरारजी की सरकार गिर गई। बाद में कांग्रेस के ही सपोर्ट से 28 जुलाई 1979 को चौधरी चरण सिंह जी प्रधानमंत्री बने। चौधरी चरण सिंह जी बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे। उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी जिसमें भूमि सुधार और कुलक वर्ग, भारत की अर्थनीति, गांधीवादी रूपरेखा की रचना, शिष्टाचार, इकोनॉमिक नाइटमेयर ऑफ इंडिया, इट्स कॉज एंड क्योर, एबोलिशन ऑफ जमींदारी, इंडियाज पॉवर्टी एंड इट्स सॉल्यूशंस। इस वर्ष भारत सरकार द्वारा चौधरी चरण सिंह जी को मरणोपरांत देश के सबसे बड़े नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया और उनके पौत्र एवं चौधरी अजीत सिंह के पुत्र केंद्रीय मंत्री चौधरी जयंत सिंह ने ये सम्मान प्राप्त किया। आइए हम ये संकल्प लें कि हम भी उनके पद चिन्हों पर चलते हुए उनके आदर्शों को अपनाते हुए राष्ट्र की सेवा करेंगे और देश हित में, जनहित में अपना अभूतपूर्व योगदान देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। आप खुश रहें, आबाद रहें। धन्यवाद।